कहाँ काम हो रहा है, कहाँ रुका हुआ है। आरटीआई का नारा। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जानने का हक। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या क्या है? गरीबी, अशिक्षा। इन सब के अलावा एक बड़ी समस्या जो है हिंदुस्तान की, जिसके कारण हिंदुस्तान का विकास अक्सर बाधित होता है। और हिंदुस्तान में हम देखते हैं कि हिंदुस्तान की दुनिया भर में जो अगर नाम खराब होता है तो वो एक समस्या है भ्रष्टाचार। जी हां, करप्शन। पिछले साल एक बहुत बड़ा सर्वे हुआ था और उस सर्वे के अंदर, उस सर्वेक्षण के अंदर देश के जो 96% लोग थे, उन्होंने ये माना था कि देश को, यानी हिंदुस्तान को, विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने से सिर्फ और सिर्फ एक चीज रोक रही है और वो है भ्रष्टाचार। क्योंकि सबको भ्रष्टाचार महसूस होता है, सबको ये पीड़ा देता है। तो भ्रष्टाचार से कैसे लड़ा जाए, ये सवाल हमेशा हमारे सामने खड़ा रहता है। हालांकि आरटीआई कानून जब आया 2005 में, तो ये माना गया था कि भ्रष्टाचार से लड़ने का एक कारगर हथियार साबित होगा, और ऐसा हुआ भी। हमने देखा कि सूचना के अधिकार कानून से भ्रष्टाचार के कई बड़े मामले उजागर हुए और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जागरूकता आई, और साथ साथ एक पारदर्शी सरकार और पारदर्शी प्रशासन की स्थापना के लिए एक बड़ा कदम साबित हुआ था आरटीआई कानून। और लेकिन उसके बावजूद भी असर आते आते थोड़ा देर लगी। जी हां, इस साल हम कह सकते हैं, साल 2014 भ्रष्टाचार के मामले में देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण साल साबित हो रहा है। क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, हर साल ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था दुनिया भर में जो देश है वहां भ्रष्टाचार के पैमानों को नापती है, आंकती है। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की अगर रिपोर्ट को माने तो साल 2014 में भारत में भ्रष्टाचार कम हुआ है। जी हां, ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि भारत का नाम अक्सर पिछले कुछ सालों में हमने देखा भ्रष्टाचार को लेकर हमेशा सुर्खियों में आया। लेकिन अगर साल 2014 में भ्रष्टाचार कम हुआ है तो ये एक बड़ी खबर है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज 3 खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। मैं एक एक करके परिचय कराऊं। हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो में श्रीधर आचार्यलू जी हैं। श्रीधर जी केंद्रीय सूचना आयुक्त। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीधर जी आपका हमारे साथ आने के लिए। और कई अहम फैसले पिछले दिनों श्रीधर जी ने केंद्रीय सूचना आयुक्त रहते हुए सुनाए हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ भी और अन्य मामलों में भी। हमारे साथ एमएल शर्मा जी हैं। एमएल शर्मा जी पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त हैं और सीबीआई में भी वरिष्ठ पद पर रह चुके हैं। और एमएल शर्मा जी ने भी केंद्रीय सूचना आयुक्त रहते हुए बहुत अहम फैसले सुनाए थे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं विजय कुंभर जी। विजय कुंभर जी जाने माने आरटीआई एक्टिविस्ट हैं महाराष्ट्र के। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तीनों मेहमान हमारे साथ हैं, इनके साथ हम इस मुद्दे पर, इस चर्चा को, बहस को आगे बढ़ाएं। उससे पहले हम रिपोर्ट देखते हैं कि दरअसल जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है वो क्या कहती है और पिछले कुछ सालों में आरटीआई ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कैसे जंग लड़ी है। ये देखते हैं हमारे संवाददाता संतोष चौधरी की इस रिपोर्ट में। साल 2011-12 भ्रष्टाचार से त्रस्त देश के आम लोग सड़कों पर उतर आए। साल 2014 आम चुनावों में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बना और देश की जनता ने 10 साल की यूपीए सरकार भाजपा को सौंप दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग का ऐलान किया। सामान्य मानव की जिंदगी में बदलाव हो गया और उसका एक महत्वपूर्ण कारण है भ्रष्टाचार ने हमें तबाह करके रखा है। और मेरा तो मंत्र रहा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। और साल का अंत होते होते भ्रष्टाचार के मोर्चे पर भारत को एक संतोषजनक खबर मिली। दुनिया भर में भ्रष्टाचार पर नजर रखने वाली संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने साल 2014 का जो करप्शन इंडेक्स जारी किया, उसके अनुसार भारत में भ्रष्टाचार कम हुआ है। भ्रष्टाचार कम होने के पीछे सूचना अधिकार कानून की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आइए एक नजर डालते हैं कि आरटीआई से कौन से बड़े बड़े खुलासे हुए। सन 2014 सांसदों ने सरकारी बंगले नहीं खाली किए, आरटीआई से हुआ खुलासा। सन 2013 सुभाष अग्रवाल की आरटीआई से पता चला कि योजना आयोग का शौचालय बनाने में करोड़ों रुपए खर्च किया गया। सन 2012-13 उत्तर प्रदेश में कई करोड़ों रुपए का एनआरएचएम घोटाला आरटीआई से उजागर हुआ। सन 2013 योगाचार्य आनंद और सिमप्रीत सिंह की आरटीआई से आदर्श सोसाइटी फ्लैट के घोटाले का खुलासा हुआ। आरटीआई से 1,75,000 करोड़ रुपए का 2G स्पेक्ट्रम घोटाले का खुलासा हुआ और कई बड़े बड़े राजनेताओं के नाम सामने आए।
आरटीआई से पता चला कि कई एनजीओ करते हैं करोड़ों रुपए का घोटाला। असम कृषक मुक्त संग्राम समिति ने आरटीआई से गरीबों को मिलने वाले अनाज वितरण घोटाला पर्दाफाश किया। इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी ने 175 देशों का सर्वे किया, जिसमें भारत को 85वां स्थान दिया गया। पिछले 2 सालों से लगातार भारत इस इंडेक्स में 94वें स्थान पर था। पर इस साल के करप्शन इंडेक्स के नतीजों की खास बात यह है कि भारत में भ्रष्टाचार कम हुआ है। पिछले साल की तुलना में भारत को 36 की जगह 38 अंक मिले, जबकि चीन में भ्रष्टाचार बढ़ा है। चीन, श्रीलंका, पाकिस्तान जैसे देशों में भारत से ज्यादा भ्रष्टाचार है। इसमें कोई शक नहीं कि बढ़ती जागरूकता, सरकार का दबाव और सूचना का अधिकार, इन तीनों की ताकत के आगे भ्रष्टाचार की कमर टूट रही है। सरकार प्रतिबद्ध दिखती है भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए, और लोगों के पास है सूचना का अधिकार कानून, जिसके इस्तेमाल से लोग भ्रष्टाचार के बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं। इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी जो संस्था है उसमें उसने कहा है, सर्वे में कहा है कि भारत में भ्रष्टाचार कम हुआ है। पिछले साल भारत को 36 अंक मिले थे, इस बार 38 अंक मिले हैं, यानी 2 अंकों का इजाफा हुआ है। इसकी वजह से जो भ्रष्टाचार है वो कम हुआ है। लेकिन एक चीज़ अभी देखने वाली बात होगी कि जो भ्रष्टाचार है वो प्रदेश की एक बड़ी समस्या है, क्योंकि आज भी एक सर्वे कहता है कि 70% से ज़्यादा भारतीयों को सरकारी काम कराने में या तो रिश्वत देनी पड़ती है या फिर रसूख का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि एक बड़ी समस्या है। वैसे सूचना का अधिकार कानून ने एक अहम योगदान दिया है, लेकिन अभी सफ़र काफ़ी लंबा है और ज़रूरत है भ्रष्टाचार से लड़ने की। संतोष चौधरी, दूरदर्शन न्यूज़, नई दिल्ली। तो यह हमारी रिपोर्ट थी। और श्रीधर जी, सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूँगा कि क्या ये अगर इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें, भारत के लिहाज से देखें, एक अच्छी खबर है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो इंडेक्स कहता है, या फिर ये इतनी बड़ी खबर नहीं है, इसको हमें सोचना चाहिए कि एक जस्ट ए प्रोसेस है? इट्स ए स्लाइट इम्प्रूवमेंट, थोड़ा इम्प्रूव हुआ सिचुएशन में। इतना भ्रष्टाचार तो हम भी नहीं देख रहे नया सरकार आने के बाद, बट फिर भी द प्रोग्रेस इज येट टू बी सब्सटैंशियल। हमारा ये ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स का सूची इंडेक्स में 0 से 100 तक रहता है स्केल जी। वो स्केल में हम कहाँ हैं अब? 36 से लेकर 38 तक आए। 36 पिछले साल में थे, 38 तक आए। अगर हम 50 पार करें तो इसको हम सब्सटैंशियल, बेहतर दिशा में हम जा रहे बोल के समझ सकते। 100 तक गए तो बहुत अच्छा देश है, क्लीन कंट्री है, प्योर कंट्री है। अगर हम 50 से पीछे रह गए तो इसको भ्रष्टाचार देश कह सकते हैं। द टॉप मोस्ट रैंक और टॉप मोस्ट स्कोर अलग है, रैंक अलग है। स्कोर 92 है। अगर 92 तक, अगर डेनमार्क इज एट 92, डेनमार्क का बहुत अच्छा कंट्री है बिकॉज ऑफ ओपननेस। नो, व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज कैसे अचीव कर रहे हैं ये स्वच्छ देश का ये प्रतिष्ठा कैसे आ रहा है, आपने हासिल कैसे किया, हासिल कैसे कर रहे हैं? ट्रांसपेरेंसी इज वन ऑफ द मेन फैक्टर्स। ओपननेस, पारदर्शी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। पारदर्शी के साथ साथ और ये भी होना, रूल ऑफ लॉ भी रहना। अगर कोई भ्रष्टाचार करे तो कानून के मुताबिक क्या करना, तो देयर शुड बी पनिशमेंट, एंड पनिशमेंट विल गिव ए फियर ऑफ लॉ। एमएल शर्मा जी, इस रिपोर्ट पर आपका पहला कमेंट क्या है? आपने इतने साल आपने सीबीआई में गुजारे, साथ साथ आपने केंद्रीय सूचना आयोग में इतना समय गुजारा। आपको लगता है ये 2 चीजें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है करप्शन के लिए? यस, जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, इसमें भारत की स्थिति सुधरी है, तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है, सकारात्मक चीज़ है। अभी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो डेटा है वो बताता है कि 2010 में हमारी रैंक 87 थी, 2011 में 95 हो गई और गिर गया, 2012 में 94 थी, और 2013 में भी 94 थी, लेकिन 2014 में 85 हो गई है। तो मैं ये सोचता हूँ कि जो नई सरकार आई है मोदी जी के नेतृत्व में, उस सरकार के आने से आरटीआई का तो रोल रहा ही है, आरटीआई पहले भी थी, आरटीआई 2008 से है, लेकिन ये जो पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है, आरटीआई को तो थोड़ी बहुत क्रेडिट मिलनी चाहिए। ज़्यादा क्रेडिट मैं देना चाहूँगा पॉलिटिकल लीडरशिप को, क्योंकि 2010 में हमारा स्कोर 100 में से 33 था, अब ये बढ़कर 38 हो गया है। हाईएस्ट स्कोर जो है वो न्यूजीलैंड, डेनमार्क और सिंगापुर का है, उनको 93 से 95 के बीच में स्कोर मिलता है, वो ट्रांसपेरेंसी भी ज्यादा है, वो क्लीन कंट्रीज हैं। अगर पॉलिटिकल कमिटमेंट होगा तो भ्रष्टाचार कम होगा, और उस तरह का पॉलिटिकल कमिटमेंट
हमारी आज की पॉलिटिकल लीडरशिप में है। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, जेटली जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, बड़े क्लीन हैं। अभी जो है रेलवे मिनिस्टर एक बड़े क्लीन आदमी को लगाया गया है, डिफेंस मिनिस्टर बड़े क्लीन आदमी को लगाया गया है। तो ये सारा इस बात का सूचक है कि पॉलिटिकल लीडरशिप कमिटेड है कि करप्शन को देश से दूर करना चाहिए। तो जब पॉलिटिकल लीडरशिप क्लीन होगी तो हायर ब्यूरोक्रेसी में उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा। जब वो होगा तो लोअर ब्यूरोक्रेसी में होगा। विजय कुंभर जी की प्रतिक्रिया इस पर लेना चाहूंगा कि विजय कुंभर जी, ये जो इंडेक्स है जाहिर तौर पर अभी ये बहुत शुरुआती एक कदम है, धीरे से हम एक कदम आगे बढ़े हैं भ्रष्टाचार को खत्म करने में। लेकिन अगर मैं फिर भी आपसे कहूं कि क्या आम आदमी को और सड़क पर चलते एक आम व्यक्ति को और रोज ऑफिसों में धक्के खाते एक आम आदमी को ऐसा लग रहा है कि भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए देश कुछ हद तक तैयार हुआ है? हाँ, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो कुछ भी शायद 2 पॉइंट ही सही, लेकिन हम आगे बढ़े, इसका हमें स्वागत करना चाहिए। इसका क्रेडिट किसको देना ये बाद में सोचा जाएगा जी। लेकिन जो रैंक की बात कर रहे हैं वो रैंक की बात मुझे पसंद नहीं है कि इसमें यहाँ ऐसे कोई रैंक नहीं है। हमारे जो 85th रैंक है अभी, उसमें हमारे साथ 8 और कंट्रीज खड़ी है। तो ये सिर्फ ये अल्फाबेटिकल जो जिस तरीके से इसका तरीका लिखा गया है, टेबल लिखा गया है, उसके तरह से ये रैंकिंग हुआ है। इतना कहा जा सकता है कि हमने सिर्फ 2 पॉइंट्स की बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी में हो सकता है कि जो बड़े बड़े घोटाले सामने आए, जिसको कोर्ट में लिया गया, उसका हाल ये हो सकता है। लेकिन आम आदमी तक ये कहाँ तक पहुँचा, आम आदमी का करप्शन खत्म हुआ या नहीं, इसका मेरे ख्याल से अभी भी सोचने की ज़रूरत है। पेपर पर और फाइलों में जो भ्रष्टाचार खत्म होता है या उस पर जो लगाम लगाई जाती है, वो शायद ग्राउंड लेवल पर कहीं दिखाई नहीं देती। आज ऐसे नहीं हो रहा है कि कोई राशन कार्ड लेने के जाए तो उसका काम फटाक से हो रहा है। ऐसे नहीं हो रहा है कि कोई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाए तो उसको इमीडिएटली कमिटमेंट सर्टिफिकेट मिल रहा है। हाँ ठीक है, बड़े बड़े घोटाले सामने आए, वो उजागर हुए, लेकिन हमें आगे बहुत सारा रास्ता तय करना है। इतनी सी चीज़ का बहुत बड़ा बतंगर बनाकर हमें खुश नहीं होना चाहिए, बहुत सारी कोशिश करनी पड़ेगी इसके आगे। आम आदमी तक ये कैसे पहुंचे। ठीक है, भ्रष्टाचार खत्म हुआ है तो ग्राउंड लेवल से खत्म होना चाहिए, नीचे अगर खत्म हो जाएगी तो अपने आप ऊपर खत्म हो जाएगा। जिस सर्वे का मैंने शुरुआत में हवाला दिया, मैं उसमें से एक आंकड़ा और लेता हूं, और वो आंकड़ा ये कहता है कि 54 यानी कि 54% जो भारतीय हैं, उन्होंने उस सर्वेक्षण में ये माना था कि उन्होंने कभी ना कभी साल में रिश्वत दी है। और नाइजीरिया और इंडोनेशिया जैसे देश जो हैं, वहां अगर देखें तो वो हमसे बेहतर पोजीशन में है। नाइजीरिया में 44% लोगों ने कहा कि उन्होंने रिश्वत दी कभी ना कभी साल में, इंडोनेशिया में 36%, लेकिन भारत में 54% भारतीयों ने माना कि उन्होंने रिश्वत दी है। रिश्वत लेना और देना दोनों ही जुर्म है ML शर्मा जी। सवाल ये है तो पर यही है कि जब हम जिम्मेदारी तय करते हैं तो बहुत बार समझ में नहीं आता कि मुर्गी पहले आए या अंडा पहले आए। रिश्वत लेने वाला को हम दोषी माने या देने वाले भी कहीं ना कहीं दोषी है? अगर कोई पैसा मांगता है या कोई फेवर मांगता है तो उसको दंडित किया जाना चाहिए, और कोई आगे बढ़कर देता है उसको भी दंडित किया जाना चाहिए। तो इसलिए ये बड़ा सिंपल है। इसमें कुछ लोगों ने यह भी ये थ्योरी चलाई है कि जो रिश्वत देने वाले हैं वो कानून में बदलाव किया जाए, उनके ऊपर कोई दंड न दिया जाए क्योंकि वो मजबूरी में देते हैं जी। तो इस पे मेरा विचार अलग है। मैं ये कहता हूं कि रिश्वत देना भी उतना ही बड़ा अपराध है जितना रिश्वत लेना। लेकिन इस बिंदु से हटकर मैं थोड़ा, जो कुम्हार जी ने ये बात कही है कि नीचे से जब ठीक हो जाएगा तो ऊपर से ठीक हो जाएगा, इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। क्योंकि मेरे सामने UNDP रिपोर्ट है 1999 की, करप्शन इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में हिंदुस्तान आता है, पाकिस्तान आता है, बांग्लादेश आता है। उसमें उन्होंने मोटे रूप से 4 बातें कही हैं। वो ये है कि करप्शन अकर्स अपस्ट्रीम नॉट डाउनस्ट्रीम। उनका एनालिसिस है कि ऊंचा शुरू होता है, नीचे से शुरू नहीं होता है। दूसरा उनका कहना है करप्शन हैज विंग्स नॉट व्हील्स, यानी कि बहुत उड़ता है, यानी कि पैसा बाहर चला जाता है। तीसरा उन्होंने बात किया है, कहा है करप्शन लीड्स टू प्रमोशन नॉट प्रिजन। तो ये सारी बातें कही गई हैं, और मैं इसलिए ये कहना सही नहीं है कि नीचे ठीक होगा ऊपर ठीक होगा। मैं तो कहता हूं ऊपर ठीक होगा, ऊपर से शुरुआत, अपने आप ऊपर से शुरुआत होनी चाहिए। और ये जो शुरुआत है मेरे हिसाब से अभी तक हो चुकी है। हाँ, मैं कुम्हार जी से इस बात में सहमत हूं कि पिछले 6 महीने में कोई बहुत बड़ा रेडिकल चेंज नहीं आया है। लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ये जो
करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है 214 का, ये हमें इस बात का ये और इशारा करता है कि हाँ हम एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ बढ़ चल रहे हैं। श्रीधर जी, जो विजय जी एक बात कह रहे हैं आम आदमी को जो करप्शन, जो रिश्वत देने की बात आती है, तो हम जब तक सुनते थे आम आदमी रिश्वत छोटी छोटी चीजों पर उसको देनी पड़ती है, राशन कार्ड के लिए, उसको पासपोर्ट के लिए, पुलिस में वेरिफिकेशन के लिए, यहाँ पर ये सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जहां पर लगता है कि रिश्वत। क्या सूचना का अधिकार आरटीआई कानून से क्या इस पर कुछ असर पड़ा है? The corruption at 2 levels is a very very important point as rightly pointed out by our friend. जो डिसीजन लेते हैं वो करप्ट हुए तो भ्रष्टाचार बहुत बढ़ता है, it will be unlimited. Then at the same time, if the lower officers are corrupt, it will also spread into every office like a disease. वो भी हम टैकल करना चाहिए, वो उनका भी हम सामना करना। आरटीआई विल अरेस्ट लोअर रंग करप्शन, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ये लोअर ऑफिस में जो करप्शन रहता है, ब्राइबरी, बैकडोर एंट्रीज और बैकडोर डील्स, ये सब लोगों के सब काम के बारे में सूचना अगर दे सके तो, पारदर्शी अगर रहे तो आदमी पूछ सकते हैं ये कैसे हो रहा, क्यों हो रहा, मुझे ये कैस्ट सर्टिफिकेट क्यों नहीं दे रहे, 30 दिन में आप कैस्ट सर्टिफिकेट देना क्यों नहीं दे रहे, पासपोर्ट 30 दिन में देना क्यों नहीं दे रहे, वो पूछ सकते हैं, कोई कंप्लेंट लिख सकते हैं, इसके ऊपर एक्शन क्या लिए बोल के पूछ सकते हैं। ये सब आरटीआई के अंदर हो सकता है। लेकिन बड़े बड़े प्लेसेस में करप्शन, ये बहुत बड़ी भ्रष्टाचार, ये आरटीआई के साथ इतना पावरफुल लड़ना नामुमकिन है। बट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गेट सम नॉर्म्स एंड प्रोविजंस एंड गाइडलाइंस फ्रॉम आरटीआई, बट यू हैव टू फाइट एट अ हायर लेवल। विजय जी, आप महाराष्ट्र में हैं, महाराष्ट्र को लेकर बहुत आरटीआई को हमने देखा कि आरटीआई की बहुत खबरें भी आती हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट भी बहुत वहां पर काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में क्या कुछ परिवर्तन दिख रहा है आपको, अगर भ्रष्टाचार के मसले पर हम बात करें तो? देखिए, इस चीज को दो तरह से देखना चाहिए। पहली बात तो है कि जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, वैसे ही भ्रष्टाचार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसा ही होता है। भ्रष्टाचार भी इनडायरेक्ट होता है। जो 54% लोग कह रहे हैं कि हमने डायरेक्ट भ्रष्टाचार नहीं किया, मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने इनडायरेक्ट, उनको पता भी नहीं कि हमने उस भ्रष्टाचार में हिस्सा लिया है। और हमारे हिंदुस्तान में होता है ऐसा है कि सेंट्रल लेवल पर तो कुछ हद तक आरटीआई की परिस्थिति कुछ हद तक ठीक है, उसकी वजह से कुछ चीज़ें बाहर आ रही है, कुछ सजा ये हो रही है। लेकिन स्टेट लेवल्स पर आरटीआई, खासकर ग्राउंड लेवल पर, महाराष्ट्र की जो आपने बात की, हो सकता है कि महाराष्ट्र में जो एक्टिविस्ट है, जो बंबई में, पुणे में, उनको कुछ हद तक इंफॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन जो ग्राउंड लेवल पर है, जो हमारे विलेजेस में, उनको इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, उनको हर बात पर लड़ना पड़ता है। अगर आप कभी भी आएंगे यहाँ तो मैं बता दूंगा कि इन लोगों को छोटी छोटी इंफॉर्मेशन जो सेक्शन 4 में होनी चाहिए वो अभी भी नहीं आ रही है। राइट, सेंट्रल में कुछ तो भी हुआ है, लेकिन स्टेट्स में बिल्कुल नहीं हुआ है। और हर बात के लोगों को रोना पड़ रहा है, बहुत झगड़ा करना पड़ रहा है। तो ये जब तक खत्म नहीं होता तब तक ठीक है, ये परसेंटेज बढ़ता जाएगा। हाँ, आपने एक वैलिड सवाल उठाया। तो श्रीधर जी, जाहिर तौर पर ये राज्यों का मामला है, इसमें केंद्रीय सूचना आयोग का बहुत रोल नहीं है, लेकिन फिर भी केंद्रीय सूचना आयोग से भी शिकायतें इस तरह की आती हैं। जब हम कह रहे हैं भ्रष्टाचार से लड़ना है, और आयोग जो है उसमें एक बड़ा टूल साबित हो सकते हैं अगर हमें एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम खड़ा करना है, पर आयोगों की स्थिति जो है वो, उसको लेकर लोगों को बहुत। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। सेक्शन धारा 4, सेक्शन 4 ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट। उसमें आप अपने आप ये सूचना देना, बिल्कुल, आप कितना रेशन रिलीज करे रेशन शॉप डीलर को, कितना रेशन वो डिस्ट्रीब्यूट करे, वो बिल्कुल अपने आप बोलना। तो इससे क्या होता, रेशन कार्ड होल्डर ने वो यू कैन कंपेयर इट, इतना स्टॉक नहीं जा रहा ना सर, वही तो दिक्कत हो रही है। इतना स्टॉक मिल गया, मुझे क्यों नहीं दे रहे, वो पूछ सकते हैं डीलर से, लेकिन वो लागू ही तो नहीं हो रहा सेक्शन 4। दैट इज द प्रॉब्लम। कमीशन का जॉब ये है, अगर वो सेकंड अपील में कंप्लेंट में आए तो हम आर्डर जारी करना, वी हैव टू एडजुडिकेट ऑन इंफॉर्मेशन डिस्प्यूट्स। हम कहाँ इंस्पेक्ट करते, कहाँ देखते, अगर कोई कंप्लेंट करे तो हम तब आप जा सकते हैं, फील्ड में आ सकते हैं। अगर कंप्लेंट नहीं करे तो हम क्या करना? एमएल शर्मा जी बहुत बंधा हुआ महसूस करते हैं कई बार आयोग में रह के। यस, अब इसमें विजय जी ने और श्रीधर जी ने बातें कही, इनसे मैं सहमत हूँ। मैं इनका आपका अपने दर्शकों का ध्यान, राग एक एनजीओ है, बड़ा पावरफुल एनजीओ है, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है, अभी 4-5 दिन पहले आई, उसको मैंने पढ़ा है। 2 चीज़ें कही हैं, वो उसको सपोर्ट करती हैं जो हमारे दोनों साथियों ने बात कही है। एक तो धारा 4 के बारे में उन्होंने ये कहा है कि उनकी स्टडी ये बताती है
कि 65% इंफॉर्मेशन जो मांगी गई वो ऐसी थी जो धारा 4 में स्वतः ही होनी चाहिए थी। बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि 65% काम जो है वो वैसे ही कम हो सकता है और कमीशन का वैसे ही कम हो जाता है। एक बात तो उन्होंने ये कही है, ये ऑथेंटिक स्टडी है। दूसरा उन्होंने ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कही है, उन्होंने ये कहा है कि ये छोटे लेवल पे काम जब रुक जाता है तो 30% केसेस में आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करने से ही समस्या का समाधान हो जाता है। बिल्कुल। तो ये दो चीजें इस बात को सपोर्ट करती हैं कि जो लोअर लेवल की हेराफेरी है या करप्शन है या मतलब कहिए कि इनएफिशिएंसी है वो आरटीआई एप्लीकेशन से हो लेकिन मेरा मेन बिंदु अभी भी है करप्शन नीचे से नहीं रोका जा सकता। ये भी कहा जाए करप्शन की जो गंगोत्री है वो ऊपर से बहती है, खास करके पॉलिटिकल उससे। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम देखेंगे कौन कौन से टूल्स है देश में, कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो दरअसल आरटीआई से लड़ने के लिए, माफ कीजिएगा, भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए कारगर हो सकती है। छोटे से ब्रेक के बाद देखते हैं। मैं तो सीधी सीधी बात करने वाला आदमी हूँ कि जिस जगह पे सत्य है वहाँ खुदा है, जिस जगह पे अहिंसा है वहाँ ईश्वर है। आइए जानते हैं आम लोगों से कि आम लोग क्या मानते हैं, क्या वास्तव में हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार कम हुआ है, इस बारे में बातचीत करते हैं। क्या हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार पहले की अपेक्षा कम हुआ? सुनने में जो आ रहा है हर जगह पे, जिस तरह मार्केट में आती थी यहाँ लूट वहाँ लूट, ये सब नहीं है। भ्रष्टाचार तो निश्चित तौर से इस देश में कम हुआ है सरकार आने से। नहीं, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कहीं पे हमें एक ऐसा लीडर चाहिए जो शायद कम करवा सके, मगर अभी हाल फिलहाल में मुझे ऐसा नहीं लगता कि कहीं भी कुछ कमी होगी। पिछले कुछ महीनों में कमी तो महसूस की है, लेकिन इसी रफ्तार को थोड़ा तेज करना पड़ेगा। तो हाँ, महसूस की है कमी भ्रष्टाचार में। भ्रष्टाचार को हटाने के लिए हमें सबसे पहले शिष्टाचार स्वीकार करके शिष्ट बनना पड़ेगा। जब नागरिक शिष्ट बनेगा, पूरी तरह से संस्कारित होगा, तो भ्रष्टाचार अपने आप दुरुस्त हो जाएगा, निकल जाएगा। अगर हम पहले के कंपैरिजन में देखते हैं तो हाँ, थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार कम हो रहा है। मैंने काफ़ी ऑब्जर्व भी करा है, लोगों से सुना भी है कि जब से मोदी आया एटलीस्ट अब तो मत करो, अब तो सुधर जाओ। पूरा का पूरा हिंदुस्तान भ्रष्टाचार के अंदर डूबा हुआ है और ये भ्रष्टाचार कभी ना खत्म होने वाली बीमारी है। निर्माण हो रहा है नए भारत का, नए हिंदुस्तान का निर्माण हो रहा है कि लोग पहले मांगते थे कि लाइए, मैं आपका काम तब करूंगा जब आप मुझे ये देंगे, लेकिन आज कहते हैं अरे भाई रहने दो, अब तो इस बात को रोक दो। सबसे पहले मेरे पास समय बहुत कम है, लेकिन मैं आपसे एमएल शर्मा जी शुरुआत करता हूँ। आप सीबीआई में भी रहे और लोगों को शिकायत है कि सीबीआई जब तक स्वायत्त नहीं होगी तब तक देश में भ्रष्टाचार से लड़ा नहीं जा सकता। देखिए, भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए इस देश में कई संस्थाएं हैं। सीबीआई है, सीवीसी है, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है, ऑडिटर जनरल है और स्टेट्स में स्टेट एंटी करप्शन एजेंसीज हैं। फिर जितने भी अपने PSUs हैं उसमें उनके विजिलेंस विंग्स हैं, ये सारी एजेंसीज हैं। आपने सीबीआई पे सवाल किया, सीबीआई बहुत महत्वपूर्ण एजेंसी है भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए। अब सीबीआई कितना प्रभावशाली रही है इस काम को करने में, इसमें कोई दो शक नहीं कि ये प्रभावशाली नहीं रही है। अगर इतना इफेक्टिव होती तो फिर लोकपाल बनाने की आवश्यकता नहीं होती। तो प्रभावी नहीं रही है, उसका कारण बहुत है, वो लंबा विषय है। एक तो ये है कि सीबीआई एक बहुत छोटी एजेंसी है। हमें लोगों को अखबार की कवरेज ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी एजेंसी है, सिर्फ 600-700 इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, कंट्री इतना बड़ा है। लेटेस्ट अखबार की रिपोर्ट्स हैं, उसके हिसाब से हायर लेवल पे सीबीआई में थोड़ा तरह तरह की वल्नरेबिलिटी भी आ गई है, कमजोरी भी आ गई है, जिसका मैं बहुत ज्यादा खुलासा जिक्र नहीं करना चाहता हूँ। तो ये सारी प्रॉब्लम सीबीआई के साथ है। लेकिन अब मैं मानता हूँ कि नए सीबीआई के डायरेक्टर आए हैं तो वो चीज तो खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये ऑनेस्ट डायरेक्टर बने। चलिए, उम्मीद करते हैं कि और जहां तक एजेंसी की कैपेसिटी का सवाल है, उसमें एनहांसमेंट की बहुत जरूरत है। ये आम आदमी इस चीज को समझते हैं। हाँ, ये बहुत श्रीधर जी, आपके आखिरी वर्ड्स में चाहूंगा कि जब आपने शुरुआत की थी, अब हमें इससे आगे बढ़ना है तो क्या क्या किया जा सकता है भ्रष्टाचार से? मैं एक बात पहले बताना चाहता हूँ, सीबीआई को आरटीआई के अंदर लाना चाहिए।
दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, आपने इस बात कर दो, मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं, हमारे इसी कार्यक्रम में बीजेपी के स्पोक्स पर्सन जो हैं संबित पात्रा, उन्होंने इस बात का वादा किया था कि ये सरकार सीबीआई को जल्द ही आरटीआई के दायरे में लाने के लिए काम करेगी। तो हम उसका इंतजार कर रहे हैं, उस वायदे के पूरे होने का। लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। थोड़ी सी हमारी रैंकिंग जरूर सुधरी है, लेकिन ये कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि हम इस पर बहुत छाती फुलाएं। लेकिन संतोष जरूर कर सकते हैं, पर इससे आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए क्या करना है, उसके लिए हम लगातार आपसे अनुरोध करेंगे कि कम से कम आप आरटीआई लगाते रहें और एक ट्रांसपेरेंट शासन की स्थापना के लिए आप जो कर सकते हैं वो कीजिए। रिश्वत मत दीजिए और आरटीआई का इस्तेमाल कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप दोनों यहां पर आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विजय जी, आप हमारे साथ मुंबई से जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ी बहस थी जो हमने आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट आई उसको लेकर के। इस बीच देश भर में जो कुछ आरटीआई को लेकर हुआ वो सभी समेट के लाए हमारे संवाददाता आरटीआई इस हफ्ते में। खबर मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की राजधानी जो भोपाल है, वहाँ का जो क्षेत्रीय परिवहन विभाग है उसने 2 रुपए की जगह पर 100 रुपए प्रति पेश कर दिया। यानी कि अगर आपको भोपाल के परिवहन विभाग से आरटीआई से कोई जवाब चाहिए तो पर पन्ना आपको 100 रुपए देना होगा, जो कि आरटीआई कानून की धारा के खिलाफ है। जो मध्य प्रदेश के जो आरटीआई एक्टिविस्ट है वो जब वो परिवहन विभाग पहुंचे और अधिकारियों से मिले तो अधिकारियों ने यह हवाला दिया कि आरटीआई कानून की धारा जो 5(7) है उसमें लिखा है कि अगर आरटीआई कानून का जो जवाब दिया जाता है वो अगर उसमें किसी नियम या पर अधिनियम का जिक्र होता है तो उसमें अलग फीस ली जा सकती है, जबकि ये सूचना अधिकार कानून के खिलाफ है। साल 2013 जो केदारनाथ में प्रलय हुआ था उसमें एक सूचना के अधिकार कानून से बहुत ही सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि अब तक सरकार कुछ नहीं कर पाई है। लगभग 400 गांव इसमें प्रभावित हुए थे, लेकिन सरकार अभी तक सिर्फ 163 गांव को ही रेखांकित किए हैं। और जो मकान बना करके देने की बात थी, जितने प्रभावित लोग थे उन्हें मकान देना था, गांव का विकास करना था, लेकिन अब तक कुछ काम नहीं हुआ है। ये सूचना के अधिकार कानून से मामला सामने आया है और जब ये मामला सामने आया है तो हाई कोर्ट ने भी तलब किया है इस सूचना के आधार पर कि सरकार आखिर अब तक क्या काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के 1,17,000 तालाबों पर है अतिक्रमण और ये जानकारी आई है सूचना का अधिकार कानून से। वैसे पूरे उत्तर प्रदेश में 9 लाख तालाब हैं, जिनमें से 1,17,000 तालाबों पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। जिन तालाबों से पहले पानी की समस्या दूर होती थी, लोग दैनिक कार्यों को पानी का प्रयोग करते थे, उन तालाबों पर लोगों ने पार्किंग बना ली है, घर बना लिया है, अलग अलग तरीके से अतिक्रमण कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ सरकार लगातार प्रयास कर रही है क्योंकि जो जल की समस्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसको लेकर सरकार चिंतित है। जल संचयन और जल संरक्षण को लेकर सरकार जागरूकता भी फैला रही है। सबसे बड़ी बात है कि जो मनरेगा कानून था, मनरेगा कानून का जो मकसद था उसमें सबसे ज़्यादा जो काम हुआ है वो गांव ग्रामीण क्षेत्रों में तालाब का निर्माण हुआ है ताकि बारिश का जो पानी है वो जल संरक्षण किया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के 1,17,000 तालाब अतिक्रमण का शिकार है। अब जरूरत है लोगों को जागरूक होने की, क्योंकि जो पुराने तालाब हैं, अगर वही तालाब इस समय जीवित होते तो शायद पानी की समस्या से निपटा जा सकता था। मुंबई का 26/11 आतंकवादी हमला भुलाया नहीं जा सकता, हिंदुस्तान कभी भुला भी नहीं सकता। उसमें लगभग 14 अधिकारी जो पुलिसकर्मी थे वो मारे गए थे। सूचना के अधिकार पर जो काम करते हैं, जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने ये पता किया कि जो तत्कालीन जो मुंबई पुलिस कमिश्नर थे उन्होंने कहा था कि जितने पुलिसकर्मी हैं वो अपना कुछ पैसा जो है इकट्ठा करके जो आतंकवादी जो अधिकारियों के जो शहीदों के जो परिवार है उनको देने की बात थी। तो आरटीआई लगा करके जानना चाहा कि क्या वो पैसा इकट्ठा हुआ और क्या वो पैसा जो शहीद हुए थे उनके परिवार को मिला। तो जो जवाब वहां से आया है तो उसके अनुसार लगभग 2,11,00,000 रुपए इकट्ठे किए गए थे और जो शहीद हुए थे उनके परिवार वालों को 10-10 लाख रुपए दिए गए हैं और जो घायल हुए थे उन्हें 3-3 लाख रुपया वितरित किया गया है। तो था आरटीआई इस हफ्ते और इसी के साथ आज कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल नमस्कार।